यहाँ पर स्टूडेंट हम बात करते हैं प्रोसेसेस की, जो आइडियल गैस पर फॉलो करने वाले हैं हम लोग। सबसे पहली जो प्रोसेस है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पर, वो होगी आइसोकोरिक प्रोसेस। साथ ही साथ हमें इसका ग्राफ भी पढ़ना है, जो कि जेई और नीट वालों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए। तो आइसोकोरिक प्रोसेस जो है, इसमें आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि यहाँ पर जो वॉल्यूम होगा गैस का, वो कांस्टेंट रखा जाता है। वॉल्यूम जो होगा वो कांस्टेंट रखा जाता है। देखिए यहाँ पर आइडियल गैस के इक्वेशन, गैस के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो आइडियल गैस का इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT, जिसके बारे में हमने इसके पहले लेक्चर में बात किया था। तो इसी को हमें हर समय यूज़ करना है। यहाँ पर देखिए चीज़ क्या हो रही है, आइसोकोरिक में वॉल्यूम हम लोग रख देते हैं कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर इक्वेशन जो हमारे पास है PV इज इक्वल टू nRT, तो हम लोग लिख सकते हैं P डिवाइडेड बाई T इज इक्वल टू NR डिवाइडेड बाई V, ठीक है। तो P बाई T इज इक्वल टू NR डिवाइड बाई V। तो नंबर ऑफ मोल्स हम लोग कांस्टेंट मान के चलते हैं। रियल गैस कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही था और वॉल्यूम भी कांस्टेंट हो गया। तो ये पूरी की पूरी चीज़ यहाँ पर कांस्टेंट हो गई है। तो अगर हम लोग यहाँ पर अलग अलग प्रेशर और अलग अलग टेम्परेचर लेते हैं, लेकिन गैस का वॉल्यूम उतना ही बना हुआ है, तो हम लोग क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं कि P प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपको मिल जाएगा टेम्परेचर। प्रेशर मिल जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो इससे रिलेटेड ग्राफ हम लोग कोशिश करते हैं। सबसे पहला ग्राफ हम बनाते हैं यहाँ पर, जो कि प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का होगा। तो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम है। देखिए वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो प्रेशर भी बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही होना चाहिए। तो इसके लिए अगर ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग, तो हमें मिल जाएगी स्ट्रेट लाइन। ये आपको समझ रहा है क्या? देख लीजिए, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। तो कोई पर्टिकुलर कांस्टेंट टेम्परेचर है, तो उसके हिसाब से अगर हम बात करते हैं, या फिर कांस्टेंट टेम्परेचर तो नहीं बोलना चाहिए यहाँ पर, हम लोग पता है कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। लेकिन हमने ग्राफ जो प्लॉट किया है, वो ग्राफ प्लॉट किया है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का। तो यहाँ पर अगर 2 पॉइंट्स में मान के चलता हूँ, ये B है, ये A है। तो आइसोकोरिक, देखिए वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही मिल रहा है हमें, तो ये जो लाइन है, इस लाइन को हम लोग बोल सकते हैं आइसोकोरिक लाइन। इस ग्राफ से हम लोग टेम्परेचर के बारे में क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं? देखिए प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, तो सीधे सीधे ये बात तय हो रही है कि प्रेशर एट A मस्ट बी ग्रेटर देन प्रेशर एट B। तो उसी लॉजिक को अगर यूज करते हैं इस इक्वेशन के आधार पर, तो हमें मिल जाएगा टेम्परेचर जो है A वाला, वो ग्रेटर होना चाहिए टेम्परेचर एट B से, क्योंकि देखिए प्रेशर यहाँ पर कम था, यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा था। दूसरा ग्राफ हम लोग कोशिश करते हैं यहाँ पर। अगर मैं वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ निकालता हूं, तो क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है लेकिन प्रोसेस आइसोकोरिक है, तो यहाँ पर भी हमें कुछ इसी तरीके से स्ट्रेट लाइन मिलने वाली है, जो कि वॉल्यूम अगर एक्सटेंड कर दिया जाए तो वॉल्यूम यहाँ पर कांस्टेंट मिलना चाहिए। तो ये जो लाइन है, इसको भी हम लोग आइसोकोरिक लाइन बोल सकते हैं। ये एक एक स्टेप आपको समझना बहुत ज़रूरी होगा यहाँ पर, क्योंकि जब एक पूरा डायग्राम आ जाता है तो डायग्राम के हर एक स्टेप में हर एक प्रोसेस को आपको समझना होता है। तो इन दोनों लोकेशंस को मैं नाम दे देता हूँ A और B। और हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है आइसोकोरिक प्रोसेस में। तो यहाँ पर देखिए प्रेशर एट B और प्रेशर एट A के बारे में हमें यहाँ पर रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो कौन बड़ा होगा? देखिए टेम्परेचर एट B अगर देखेंगे, टेम्परेचर एट B इज ग्रेटर देन टेम्परेचर एट A। इस डायग्राम से हमें पता चल रहा है। तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, तो यहाँ पर क्लियरली प्रेशर एट B मस्ट बी ग्रेटर देन प्रेशर एट A होना चाहिए। ये हो गए हमारे दो ग्राफ्स। उसी तरीके से अगर हम लोग एक्सटेंड कर देते हैं ग्राफ को और अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, चलिए मान लीजिए मैं यहाँ पर जो ग्राफ निकालने वाला हूँ वो है प्रेशर और टेम्परेचर से रिलेटेड। तो प्रेशर और टेम्परेचर का कोई ग्राफ मैं निकाल देता हूँ। तो प्रेशर और टेम्परेचर का जो ग्राफ बनने वाला है यहाँ पर, अगर मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ तो ये ओरिजिन से ही पास होना चाहिए, इतना आप समझ के रखिए। इसको अगर मैं एक्सटेंड कर देता हूँ बैक साइड से, तो ये ओरिजिन से ही पास होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? देखिए क्योंकि P
इज इक्वल टू एन आर डिवाइडेड बाई वी जो था हमारा यहाँ पर, उसको मल्टीप्लाई बाई टी कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमें स्ट्रेट लाइन वाला इक्वेशन मिल रहा है, स्ट्रेट लाइन वाला इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ अगर मैच करते हैं तो यहाँ पर कोई कांस्टेंट नहीं मिल रहा है, मतलब ये लाइन ओरिजिन से ही पास होनी चाहिए। तो दो कोई पॉइंट हम लोग कंसीडर करके चलते हैं, ए और बी, और प्रोसेस जो है यहाँ पर एरो देना बहुत ज़रूरी है। मैं हर तरफ एरो दे रहा हूँ, मतलब हम लोग कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, किस स्टेट से किस स्टेट पर पहुँच रहे हैं, ये सब दिखा रहा है। तो ये आइसोकोरिक लाइन तो यहाँ पर बन गया है। यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट है ये एंगल, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से हमें पता होता है कि यहाँ पर जो होगा ये मान लीजिए प्रेशर है, तो ये जो होगा ये स्लोप होना चाहिए, और ये टेम्परेचर वाला टी आ गया। तो क्या समझ रहा है कि जो स्लोप होता है, तो हमने स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में बहुत मैथमेटिकल बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा होता है कि स्लोप जो है इट इज समवेयर रिलेटेड टू tan थीटा, राइट। यहाँ पर थीटा मिल रहा है, तो जितना थीटा अलग होगा उतना ही स्लोप हमें मिल सकता है। So pressure can be equal to tan theta times temperature। ये अगर बात आपको समझ में आ गई होगी तो हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवा के ले सकते हैं। क्वेश्चन क्या हो सकता है वो देख लीजिए। यही सेम ही ग्राफ में कंसीडर करता हूँ। सेम ही ग्राफ में कंसीडर करता हूँ, लेकिन यहाँ पर दो लाइंस हम लोग मान के चलते हैं। और देखिए लाइंस जो होगी इस तरीके से होनी चाहिए कि अगर इसको एक्सटेंड किया जाए तो ये दोनों ओरिजिन में से ही पास होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो प्रोसेस हो रही है, तो मैं इसको 1 बता देता हूँ, इसको 2 बता देता हूँ। सो प्रेशर, और ये हो गया हमारा टेम्परेचर। आपको फॉर्मूले में क्लियर दिख रहा है कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, तो इसकी वजह से मुझे ये दो ग्राफ मिल गए। लेकिन यहाँ जो एंगल बन रहा है, ये एंगल θ1 बन रहा है, तो यह एंगल यहाँ पर θ2 बन रहा है। ठीक है, हमें सीधे सीधे दिख रहा है θ2 ग्रेटर देन θ1, तो उसी के आधार पर हम बोल सकते हैं tan θ2 इज ग्रेटर देन tan θ1। तो इसी का मतलब हो रहा है स्लोप जो आ रहा है, स्लोप 2 इज ग्रेटर देन स्लोप 1। लेकिन देखिए स्लोप वाली क्वांटिटी क्या थी, तो यहाँ पर अगर आप स्लोप देखते हो तो स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v होता है। स्लोप जो होता है यहाँ पर जो दिखाया, स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम बन रहा था, राइट है। देखिए स्लोप वाली वैल्यू तो कांस्टेंट मिल चुकी थी उस वॉल्यूम के लिए, लेकिन यहाँ पर दो ग्राफ बन रहे हैं। तो दो ग्राफ अगर बन रहे हैं तो ये जो प्रोसेस है इसमें शायद गैस का वॉल्यूम v1 होगा और इसमें गैस का वॉल्यूम v2 होगा। तो यहाँ स्लोप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, तो हम लोगों को क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है कि वॉल्यूम 2 इज लेस देन वॉल्यूम v1। वॉल्यूम 2 इज लेस देन वॉल्यूम v1। देखिए जेईई मेंस की लेवल पर या फिर नीट के लेवल पर ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ग्राफ दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि कौन सा वॉल्यूम बड़ा है या छोटा है, या फिर उनको कंपेयर करना होगा। तो ये हो गई प्रोसेस आइसोकोरिक। दूसरी प्रोसेस जो होगी वो ले लेते हैं हम लोग आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस में नाम से आपको समझ रहा है, यहाँ पर हम लोग प्रेशर को कांस्टेंट मान के चलने वाले हैं। प्रेशर जो होगा वो कांस्टेंट मान के चलते हैं। हमारा आइडियल गैस इक्वेशन जो था वो था PV इज इक्वल टू nRT। तो प्रेशर अगर कांस्टेंट मान लिया है तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं nR डिवाइडेड बाई P, और ये आ गया हमारे पास टेम्परेचर। तो V इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टर्म इनटू टेम्परेचर, तो यही बन रहा है वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये आ गया वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, इसके ग्राफ हम स्टडी करते हैं। यहाँ पर मैं एक साथ ही दो ग्राफ कंपैरिजन के लिए ला लेता हूँ। तो सबसे पहला जो ग्राफ अगर है तो वो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम वाला ले लेता हूँ, और दूसरा ग्राफ जो होगा वो प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर वाला मान के चलता हूँ। क्योंकि आइसोबैरिक प्रोसेस है, अगर टेम्परेचर बढ़ता है या फिर घटता भी है, ठीक है, या फिर वॉल्यूम बढ़ता है या वॉल्यूम घटता है, तो प्रेशर तो कांस्टेंट ही होना चाहिए। तो यहाँ पर जो ग्राफ आने वाला है वो कुछ इस तरीके से आने वाला है, यहाँ पर भी ग्राफ कुछ इस तरीके से आने वाला है। इसको एक्सटेंड कर दिया जाए तो आपको पता चलेगा कि प्रेशर वाली वैल्यू कांस्टेंट चल रही है, ठीक है।
जितना भी टेम्परेचर बढ़ रहा है तो भी प्रेशर वाली वैल्यू कांस्टेंट है, या फिर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो भी प्रेशर कांस्टेंट है। तो ये जो प्रोसेस होगा, यहाँ पर एरो दे दिया मैंने, इससे आपको समझेगा। हम लोग मान लीजिए ए से लेकर बी तक पहुँच रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। यहाँ पर भी देखिए हम लोग ए से लेकर बी तक बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ रहा है। लेकिन दो ग्राफ से कंक्लूजन क्या हो सकता है? जैसे फर्स्ट ग्राफ के बारे में बात करता हूँ, हमें पता है वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, तो वॉल्यूम एट बी इज ग्रेटर देन वॉल्यूम एट ए। तो सबसे पहले तो आपको प्रोसेस के बारे में जानना है कि जो प्रोसेस चल रहा है, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये आइसोबैरिक प्रोसेस है, और ये जो लाइन है इसको हम लोग आइसोबैरिक लाइन बोल सकते हैं। तो ये रूल तो फॉलो करना ही होगा, यही इक्वेशन फॉलो करना होगा इस प्रोसेस में। सो बी का वॉल्यूम ए से ज़्यादा होने की वजह से आप टेम्परेचर के बारे में हिंट दे सकते हो, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो टेम्परेचर एट बी इज ग्रेटर देन टेम्परेचर एट ए होना चाहिए। उसी तरीके से अगर इस बारे में बात करते हैं तो टेम्परेचर एट बी अगर देखते हैं तो इट इज ग्रेटर देन टेम्परेचर एट ए, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी होने की वजह से आप डायरेक्ट कंक्लूजन ले सकते हो कि वॉल्यूम एट बी इज ग्रेटर देन वॉल्यूम एट ए। ये होगा इनका ग्राफ। चलिए अभी हम लोग थोड़ा जेईई मेंस या नीट लेवल वाला क्वेश्चन बनाते हैं यहाँ पर, कि जो वॉल्यूम वाला फॉर्मूला हमें मिला था वो था NR डिवाइडेड बाय P इंटू T। तो ये तो वापस से स्ट्रेट लाइन वाला ही इक्वेशन मिल रहा है, तो ये जो वैल्यू होगी NR बाय P उसको हम लोग स्लोप के तौर पर मान के चले गए, और ये कांस्टेंट आ गया। तो मतलब स्लोप जो बन रहा है हमारा, तो स्लोप वाला जो फॉर्मूला मिलेगा वो NR बाय P मिलेगा, क्योंकि देखिए हम लोग इसको कंपेयर करते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ में। तो यहाँ पर कांस्टेंट वाली वैल्यू कुछ नहीं आ रही है, मतलब कांस्टेंट मतलब यहाँ पर प्लस c जो होना चाहिए तो 0 होना चाहिए, मतलब ये जो लाइन निकलने वाली है वो स्ट्रेट लाइन से ही बनने वाली है। तो इससे रिलेटेड दो ग्राफ वापस से हम लोग स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहला ग्राफ जो होगा वो तो हमारे समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग ले लेते हैं। जैसे वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ अगर बनाते हैं हम लोग, तो देखिए लाइन कुछ इस तरीके से आएगी। इसको अगर एक्सटेंड कर दिया जाए तो मैंने वापस आपको बताया था कि स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ बन रहा है यहाँ पर, और पासिंग थ्रू ओरिजिन आने वाला है, तो ये ओरिजिन से ही पास होना चाहिए। ये एंगल थीटा हो गया। देखिए ये पॉइंट अगर ए मान के चलता हूँ, ये यहाँ पर बी है, तो प्रोसेस कुछ इस तरीके से थी, और ये आइसोबैरिक लाइन मिल रही है मुझे। तो इससे क्या पता चल रहा है कि वॉल्यूम इज इक्वल टू, जो हमारा फॉर्मूला था NR बाई P इंटू टी, तो V इज इक्वल टू, मैंने इसको स्लोप बता दिया था। तो स्लोप जो होता है, स्लोप यहाँ पर tan थीटा से भी दिया जा सकता है। सो स्लोप इज नथिंग बट tan थीटा इंटू टेम्परेचर। तो कहीं ना कहीं tan थीटा जो है ये क्वांटिटी हमें NR बाई P के बारे में बता रही है। सो tan थीटा और P का रिलेशन मिल रहा है हमें इनवर्स। तो अगर थीटा ज़्यादा है तो प्रेशर कम होना चाहिए, या फिर थीटा कम है तो प्रेशर ज़्यादा मिलना चाहिए। इससे रिलेटेड अगर ग्राफ हम देखते हैं, एक कंपैरेटिव ग्राफ, देखिए दो लाइन्स हैं, इन दोनों को अगर एक्सटेंड कर दिया जाए तो ये ओरिजिन से ही पास होनी चाहिए। ये मान लीजिए 1 है और ये 2 है, यहाँ पर A या B देने की ज़रूरत नहीं है, इनको नाम दे दिए, ठीक है। तो ये जो प्रेशर इसका बन रहा है, मान लीजिए इसका प्रेशर P1 है, इसका प्रेशर P2 है। ये ग्राफ आपको पता है वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का। देखिए यहाँ पर θ1 आ गया, और ये जो है ये सेकंड आ गया θ2। क्लियरली आप ग्राफ से देख सकते हो tan θ2 इज ग्रेटर देन tan θ1। और हालांकि वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ चल रहा है और प्रोसेस जो आइसोबैरिक प्रोसेस चल रही है, तो यहाँ पर आप tan θ2 ग्रेटर देन tan θ1 अगर मान के चलते हैं, तो मेरा लॉजिक यहाँ पर था, तो प्रेशर P2 मस्ट बी लेस देन प्रेशर P1 आना चाहिए। प्रेशर P2 मस्ट बी लेस देन प्रेशर P1 आना चाहिए। ये हो गया हमारा सेकंड प्रोसेस। चलिए थर्ड प्रोसेस पर जाते हैं। थर्ड प्रोसेस जो है उसको देखिए, ये है हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, तो आइसोथर्मल से आपको पता चल रहा है कि टेम्परेचर जो होगा वो कांस्टेंट मानना है हमें। इसी का मतलब जो आइडियल गैस इक्वेशन हमारे पास था, PV इज इक्वल टू NRT, तो यहाँ पर PV इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स हमने फिक्स करा लिया था, R रियल गैस कांस्टेंट, और टेम्परेचर यहाँ पर कांस्टेंट आ गया, तो मतलब ये कांस्टेंट बन रहा है। सो इसी से समझ में आ रहा है कि प्रेशर जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो जो हमें ग्राफ मिलने वाला है, मान लीजिए अगर प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ मैं बनाता हूँ, तो इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी की वजह से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला यहाँ पर बनने वाला है। चलिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग एक एक ग्राफ पर काम करना शुरू करते हैं। तो ग्राफ बनाना शुरू करते हैं यहाँ पर।
तो सबसे पहला जो ग्राफ है, तो मैं यहाँ पर शुरुआत में ही दो ग्राफ ले लेता हूँ। ये जो ग्राफ है प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ले लीजिए, और दूसरा जो ग्राफ है वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ले लीजिए। क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, तो अगर प्रेशर भी बढ़ता है तो टेम्परेचर कांस्टेंट ही होना चाहिए, या अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो भी टेम्परेचर कांस्टेंट ही होना चाहिए। तो दोनों के लिए आप ग्राफ इजीली बना सकते हो, जिसमें आपको यहाँ पर दिखेगा, इसको अगर एक्सटेंड कर देते हो तो देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट, यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया टेम्परेचर कांस्टेंट। मैं ये सब प्रोसेसेस में जैसे बढ़ाते हुए दिखा रहा हूँ, तो ऐसे ज़रूरी नहीं है, प्रेशर घट भी सकता है यहाँ पर, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो ए और बी प्रोसेस में यहाँ पर हम लोग ए से लेकर बी तक पहुँच रहे हैं, फाइनल स्टेज तक। यहाँ पर भी ए से लेकर बी तक पहुँच रहा है, और दोनों में हमें समझ रहा है कि पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट दिख रहा है, तो टेम्परेचर जो है हमारा वो कॉन्स्टेंट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर लॉजिकली आप प्रेशर के बारे में क्या बता सकते हो, या फिर वॉल्यूम के बारे में क्या बता सकते हो? तो देखिए फर्स्ट ग्राफ जो है वो प्रेशर से रिलेटेड है। हमें यहाँ पर दिख रहा है कि जो प्रेशर है, प्रेशर एट बी इज ग्रेटर देन प्रेशर एट ए, तो उससे आप कंक्लूजन निकाल सकते हो कि वॉल्यूम एट बी इज ग्रेटर देन वॉल्यूम एट वॉल्यूम एट बी इज लेस देन वॉल्यूम एट ए। सही है, देख लीजिए। देखिए इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये कांस्टेंट होना चाहिए। अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम को घटना ही चाहिए, ठीक है। तो प्रेशर अगर बी का ज्यादा है तो वॉल्यूम जो बी का होगा वो कम होना चाहिए, इस लॉजिक के हिसाब से, इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी की वजह से। यहाँ पर भी अगर आप देखते हो तो पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बन रहा है। हमारे पास यहाँ इंफॉर्मेशन वॉल्यूम की है, तो देखिए P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर घटना चाहिए। यहाँ पर वॉल्यूम एट B इज ग्रेटर देन वॉल्यूम एट A हो रहा है, तो इसी से क्लियर पता चलेगा कि प्रेशर एट B मस्ट बी लेस देन प्रेशर एट A। तो हम लोग इससे लॉजिकली चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। आपको पूरा ध्यान देना होगा इस एरो पर और इन चीज़ों पर कि वॉल्यूम अगर ज़्यादा है तो प्रेशर यहाँ पर कम होना चाहिए, और आप खुद डिसीजन ले सकते हो। नेक्स्ट डायग्राम पर हम बात करते हैं, नेक्स्ट ग्राफ पर हम लोग बात करते हैं। वो ग्राफ इस तरीके से लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग अंडरस्टैंड करने के लिए ग्राफ निकाल लेते हैं, जो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम वाला ग्राफ है, ठीक है। और ये कुछ इस तरीके से ग्राफ मिल जाएगा, जिसे हम लोग कह सकते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्योंकि PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। तो यहां पर P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम बन रहा है, या फिर हमारे पास PV इज इक्वल टू NRT वाला फॉर्मूला था, ठीक है। तो यहां पर P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम आ गया। तो ये जो लाइन है, इस लाइन को हम लोग बोल सकते हैं आइसोथर्मल। तो यहाँ पर ये कर्वेचर होने की वजह से इसको आइसोथर्मल हम लोग बोल देंगे कर्व, ठीक है। और इसी से रिलेटेड अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में बात की जाए, तो अगर मान लीजिए एक की जगह पर दो कर्व दी गई हमारे, ये कर्व है और मान लीजिए ये दूसरी कर्व है, ये दो कर्व यहाँ पर दी गई है, और कर्व 1 और 2 कुछ इस तरीके से बताया गया है हमें। तो क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर जो टेम्परेचर है T1 T2, इनमें आपको कंपेयर करना होगा कि कौन सा टेम्परेचर बढ़ा है या कौन सा टेम्परेचर कम है। तो इसके लिए मैं एक हिंट आपको दूंगा, आप या तो फिर प्रेशर या फिर वॉल्यूम दोनों में से किसी एक को फिक्स करा लीजिए। जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पर वॉल्यूम को फिक्स करा लेता हूँ, तो वॉल्यूम को फिक्स करने के लिए मैं एक इमेजिन कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से लाइन, ठीक है। इस तरीके से मैंने एक लाइन कंसीडर कर ली। अभी लाइन कंसीडर करने के बाद यहाँ पर देखिए ये कर्व को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, दो जगह पर इंटरसेक्ट हो रहा है ये, ठीक है। ये दो जगह पर इंटरसेक्ट हो रहा है।
लेकिन इस लोकेशन पर प्रेशर अलग था, इस लोकेशन पर प्रेशर अलग था, लेकिन वॉल्यूम तो मैंने फिक्स करा दिया यहाँ पर। ये हम लोगों ने लिया है, ये हम लोगों ने कंसीडर किया है, ठीक है। इस सिचुएशन पर हम लोगों ने कंसीडर किया है कि इस सिचुएशन पर जो कर्व दिख रहा है हमें, तो उसके लिए हम लोगों ने ये वॉल्यूम भी फिक्स करा लिया। किस तरीके से फिक्स करा लिया, तो मैंने एक लाइन निकाल लिया। अभी यहां पर देखिए और दूसरा लाइन कुछ इस तरीके से जोड़ लीजिए, तो आपको यहां पर क्लियरली समझ में आ जाएगा। ये जो है ये प्रेशर P1 है और ये जो है ये प्रेशर P2 है। प्रेशर P2 इज ग्रेटर देन प्रेशर P1, और हम लोगों ने वॉल्यूम वाली कांस्टेंट क्वांटिटी जो है वो फिक्स करा दी थी। तो यहाँ पर सीधे सीधे दिख रहा है कि जो प्रेशर ज़्यादा है तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए। सो T2 मस्ट बी ग्रेटर देन, आ गया T1 हमारे पास। ये लॉजिकल बिहेवियर इसका हमको समझ में आएगा। भले देखिए PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है इस कर्व के लिए, लेकिन यहाँ तो मैंने दो कर्व बता दिया ना, दो अलग अलग कर्व है, दो अलग अलग टेम्परेचर वाला कर्व था, तो उसके लिए मैंने वॉल्यूम वाली क्वांटिटी फिक्स करा ली। या फिर आप चाहे तो प्रेशर वाली क्वांटिटी फिक्स करा के फिर वॉल्यूम से डिसीजन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरीके से ये प्रोसेसेस हम लोग यहाँ पर समझ रहे हैं। उसी तरीके से लास्ट वाली प्रोसेस जो होती है वो हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस कंसिडर करते हैं। एडियाबेटिक प्रोसेस, इसको हम लोग आगे अलग तरीके से सोचने वाले हैं। एडियाबेटिक प्रोसेस, इसमें होता क्या है कि PV पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मान के चलते हैं। PV पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मान के चलते हैं। लेकिन ये प्रोसेस में देखिए प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर ये तीनों ही चेंज हो सकते हैं। प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर ये तीनों ही चेंज हो सकते हैं। लेकिन देखिए प्रेशर, वॉल्यूम, पावर गामा अगर मैंने मान के चला है तो यहाँ पर आपको दिख रहा है PV पावर अगर कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पर 1 होना चाहिए, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर PV पावर गामा, तो गामा की जो वैल्यू होगी उस तरीके से ये जो ग्राफ होगा, ये ग्राफ वाला जो सेक्शन होगा कुछ इस तरीके से होगा। जैसे मान लीजिए मैं प्रेशर और वॉल्यूम वाला ग्राफ अगर देखता हूँ तो यहाँ पर जो कर्वेचर होगा आपको दिखने वाला है कुछ इसी तरीके से, लेकिन इसका स्लोप थोड़ा अलग होगा, ऊपर से थोड़ा इसका नेचर अलग होगा। तो एडियाबेटिक प्रोसेस को हम लोग थोड़ा आगे जाकर पढ़ने वाले हैं, जब दोनों को कंपेयर करना होगा, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक को, ठीक है। मैं आपसे यहाँ पर एक दो क्वेश्चंस करवा के लेता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कोई ग्राफ मेरे पास है, और ये जो ग्राफ है ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का कंसीडर करा लीजिए। इसमें कुछ ये प्रोसेस जो है, जैसे स्टेट 1 से A से लेकर हम लोग B तक पहुँचे और B से लेकर C तक पहुँचे, तो आपको प्रोसेसेस काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगी। ये जो होगा इसको हम लोग P0 बोल देते हैं, और इस प्रेशर को हम लोग 2P0 बोल देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो वॉल्यूम रिलेटेड है इसको V0 बोल देते हैं, और C से रिलेटेड जो वॉल्यूम था उसको हम लोग 2 टाइम्स V0 बोल देते हैं। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखिए, हमें टेम्परेचर फाइंड आउट करना है एट B एंड एट C। पहले तो ये चीज़ कर लेते हैं, तो दूसरा फिर हम लोग प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का और फिर वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ प्लॉट करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले टेम्परेचर के बारे में अगर बात की जाए, ये अगर हम लोग बोलते हैं यहाँ पर जो फर्स्ट है A to B वाला सिचुएशन जो चल रहा है, A से लेकर जब हम लोग B के स्टेट तक पहुँच रहे हैं, A से लेकर B तक, तो ये प्रोसेस अगर देखेंगे तो यहाँ पर वॉल्यूम आपको कांस्टेंट मिल रहा है। इसी का मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस चल रहा है। तो इस समय में प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो सकता है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर P2/P1 इज इक्वल टू T2/T1। P2/P1 मतलब मैं यहाँ पर स्टेट पर फाइनल पर पहुँच गया हूँ, तो उसको मैं P2 मान के चलता हूँ। ये आ गया 2 टाइम्स P0, और शुरुआत में जहाँ से मैंने शुरू किया था यहाँ पर, तो ये P0 इज इक्वल टू T2 मतलब एट B टेम्परेचर चाहिए, और T1 का मतलब यहाँ का टेम्परेचर जो है वो देना चाहिए। तो यहाँ पर मान लीजिए क्वेश्चन में A का जो टेम्परेचर है T0 बताया गया है, तो मैं यहाँ पर T0 यूज कर लूँगा। इससे सबसे पहली चीज़ तो मेरे पास क्लियरली आ गई है, वो आ गई है कि टेम्परेचर जो B का है वो आ गया 2 टाइम्स T0, ठीक है। तो टेम्परेचर मुझे मिल गया 2 टाइम्स T0। फिर अभी C के बारे में बात करते हैं। तो जैसे मैं B to C तक जाता हूँ,
तो ये जो प्रोसेस दिख रही है, तो यहाँ पर प्रेशर आपको कांस्टेंट दिखेगा, मतलब कौन सी प्रोसेस चल रही है, आइसोबैरिक प्रोसेस चल रही है। आइसोबैरिक प्रोसेस में हमें पता है यहाँ पर वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होना चाहिए, तो इसी को लॉजिक मैं इस्तेमाल करता हूँ कि वॉल्यूम एट सी डिवाइड बाय वॉल्यूम एट बी इज इक्वल टू टेम्परेचर एट सी डिवाइडेड बाय टेम्परेचर एट बी। तो वॉल्यूम एट सी अगर हम देखते हैं तो वो तो 2 टाइम्स वी नॉट था, और वॉल्यूम एट बी अगर देखेंगे तो वी नॉट था, इज इक्वल टू टेम्परेचर एट सी जो अगर बात करें तो ये निकालना है, और टेम्परेचर एट बी हम लोगों ने निकाला था 2 टी नॉट, तो टेम्परेचर एट सी मिल गया हमें 4 टाइम्स टी नॉट। तो इस तरीके से हमारे पास नंबर तो आ गए। अभी रहा सवाल प्लॉटिंग से, ग्राफ हमें कैसे निकालना है। तो ग्राफ के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले ग्राफ हम लोगों को प्लॉट करना है, तो चलिए प्लॉट करते हैं ग्राफ हम लोग प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर से रिलेटेड। तो सबसे पहले अगर ए से लेकर बी तक अगर आप देखते हो तो यहाँ पर वॉल्यूम फिक्स था, ठीक है, वॉल्यूम यहाँ पर फिक्स था। और टेम्परेचर के बारे में बात करें ए से लेकर बी तक, तो टेम्परेचर देखिए, प्रेशर यहाँ पर बढ़ रहा है P0 टू 2P0, ठीक है, प्रेशर P0 टू 2P0। और टेम्परेचर के बारे में बात करें तो ए पर टेम्परेचर T0 था और बी पर टेम्परेचर 2T0 था, मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और कुछ इस तरीके से ये ग्राफ मिलने वाला है। ठीक है, कुछ इस तरीके से ग्राफ मिलने वाला है। ए से लेकर बी तक अगर हम लोग जाते हैं, मतलब इसका प्रेशर अगर P0 में मान के चलता हो तो यहाँ पर टेम्परेचर T0 होना चाहिए। इसका प्रेशर अगर 2P0 है मेरे पास, तो यहाँ का टेम्परेचर 2T0 होना चाहिए। उसके बाद में बी से लेकर सी तक जैसे हम लोग जाते हैं, बी से लेकर सी तक जाते हैं, तो देखिए प्रेशर 2P0 फिक्स था यहाँ पर, तो टेम्परेचर लेकिन 2T0 से लेकर 4T0 गया है। तो हम यहाँ पर इस तरीके से ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो टेम्परेचर देखिए ये 2T0 था, तो ये आ गया हमारा 4T0, बी से लेकर सी तक अगर बात करते हैं तो ये हो गया हमारा ग्राफ। उसी तरीके से दूसरा ग्राफ हम प्लॉट करते हैं जो कि हमें पूछा गया है वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का। तो वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर के ग्राफ के बारे में अगर बात करें तो शुरुआत में देखा जाए तो वॉल्यूम तो V0 था, ठीक है, मैं प्लॉटिंग कर देता हूँ, वॉल्यूम V0 था। तो जिस समय वॉल्यूम V0 था उस समय का जो टेम्परेचर था वो T0 था, ठीक है, वॉल्यूम और टेम्परेचर। तो यहाँ से कोऑर्डिनेट शुरू कर देंगे हम लोग, ये हो गया हमारा ए लोकेशन। ए से लेकर बी तक जाते हो तो वॉल्यूम तो यहाँ पर फिक्स दिख रहा है, इसी का मतलब ये बन रहा है कि भले ही टेम्परेचर बढ़ रहा है लेकिन वॉल्यूम तो हमें कांस्टेंट ही दिखाना है। तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। ए से लेकर हम लोग बी तक जब जाते हैं तो देखिए टेम्परेचर बी का जो था 2T0 था, लेकिन बी तक अगर वॉल्यूम के बारे में बात करें तो वॉल्यूम तो फिक्स ही था हमारा। उसके बाद जैसे बी से लेकर हम लोग सी तक जाते हैं तो ये आइसोबैरिक प्रोसेस था, लेकिन वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, और वॉल्यूम बढ़ रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। वॉल्यूम कितना बढ़ रहा है, तो V0 से लेकर 2V0 तक हम लोग जाएंगे, और टेम्परेचर 2T0 से लेकर 4T0। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आना चाहिए यहाँ पर, और ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलना चाहिए। सही तरीके से अगर आप प्लॉटिंग करते हो इसका तो कुछ इस तरीके से मिलना चाहिए, ये हमारा लोकेशन होना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से ग्राफ हमें मिल सकते हैं। यहाँ पर मैं और एक ग्राफ आपके लिए ले रहा हूँ ताकि और हमारा अंडरस्टैंडिंग इसमें स्ट्रांग हो जाए। जैसे कि प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर वाला एक ग्राफ ले लेता हूँ, और यहाँ पर कोई ये ग्राफ दिख रहा है मुझे, वो ग्राफ दिखेगा कुछ इस तरीके से, मान लीजिए कुछ इस तरीके से ग्राफ दिख रहा है, ठीक है। तो ये 1 से लेकर 2 स्टेट तक पहुँच रहा है। देखिए प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, लेकिन यहाँ पर अगर आप लाइन देखते हो तो लाइन ओरिजिन में से नहीं जा रही है। आपने प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर वाला अगर ग्राफ देखा हो तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अगर मान लीजिए टेम्परेचर हो, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तब, तो ओरिजिन में से पास होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं होता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर 2 अलग अलग लाइन्स निकाल दूंगा जो ओरिजिन में से पास हो रहा है। तो जैसे मान लीजिए मैंने ये एक लाइन निकाल लिया और उसी तरीके से मैंने ये दूसरी लाइन निकाल लिया। तो स्टेट 1 में से हम लोग स्टेट 2 तक जा रहे हैं, तो इसी का मतलब हम लोग वॉल्यूम जो है वॉल्यूम भी चेंज कर रहे हैं। तो वॉल्यूम के बारे में हमें बात करना है, ये जो होगा वॉल्यूम V1 होगा और ये वॉल्यूम V2 होगा। तो हमने किया क्या,
इस लाइन को हमने इस तरीके से कवर कर लिया ताकि हमें लाइन 1 जो होगा उसमें दिखेगा प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और लाइन 2 जो था उसमें भी दिखेगा प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। लेकिन दोनों लाइन का स्लोप तो अलग अलग होगा। जैसे फर्स्ट लाइन है, इसका टेम्परेचर, इसका एंगल θ1 ले लेता हूँ, इसका एंगल θ2 ले लेता हूँ। हमारे पास ये होता है PV इज इक्वल टू nRT, और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो P इज इक्वल टू nR डिवाइडेड बाई V इंटू टी, दैट इज P इज इक्वल टू tan थीटा टाइम्स टेम्परेचर, और tan थीटा जो अगर आप देखोगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है। सो यहाँ पर दिख रहा है θ1 इज ग्रेटर देन θ2, θ1 ग्रेटर देन θ2, तो इसी का मतलब tan θ1 ग्रेटर देन tan θ2 आ गया। लेकिन वॉल्यूम इनवर्स होने की वजह से V1 लेस देन V2 आ गया। तो हमारा आंसर ये होना चाहिए, अगर वॉल्यूम के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए तो यहाँ पर हमें क्लियरली दिखेगा V1 लेस देन V2। तो इसी का मतलब वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, सही है, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, क्योंकि 1 वाला वॉल्यूम कम था, 2 वाला वॉल्यूम ज़्यादा था, तो वॉल्यूम यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। उसी तरीके से और एक ग्राफ मैं यहाँ पर लाता हूँ, और जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से है, जो कि वॉल्यूम वर्सेस मैं टेम्परेचर का बता देता हूँ। और कुछ इस तरीके से लाइन यहाँ पर है, स्टेट 1 से लेकर स्टेट 2 तक ये जा रहा है, ठीक है, ये 1 से लेकर ये 2 तक जा रहा है। अभी इसमें क्या करते हैं, ये वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ है। अगर मान लीजिए प्रेशर कांस्टेंट होता तो ठीक है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता उस समय, लेकिन ये ग्राफ अगर आप देखोगे, ये लाइन देखोगे तो ये ओरिजिन में से पास नहीं हो रहा है। तो करना क्या है, आप ऐसी 2 लाइन निकाल लीजिए जो पॉइंट 1 और पॉइंट 2 को कवर करता है। मतलब हम लोग किसी एक वॉल्यूम, किसी एक प्रेशर वाले कॉन्सेप्ट में से दूसरे प्रेशर वाले कॉन्सेप्ट में पहुंच रहे हैं, मतलब प्रेशर यहाँ पर चेंज हो रहा है कहीं ना कहीं। तो प्रेशर किस तरीके से चेंज होगा, तो देखिए वॉल्यूम, प्रेशर वॉल्यूम इज इक्वल टू nRT था हमारे पास में, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू nR डिवाइडेड बाई P इंटू टी आ जाएगा, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू tan थीटा टाइम्स टी आ जाएगा। तो अगर tan थीटा के बारे में बात करेंगे तो ये 1 अगर है तो tan थीटा, ये θ1 आ गया और ये θ2 आ गया। क्लियरली हमें पता चल रहा है कि tan थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है, तो θ1 लेस देन θ2 होने की वजह से tan θ1 लेस देन tan θ2 आ गया। लेकिन प्रेशर इनवर्स हो जाएगा तो P1 ग्रेटर देन आ जाएगा P2, P1 ग्रेटर देन आ जाएगा P2। तो यहाँ पर प्रेशर क्या हो रहा है, P1 ग्रेटर देन P2, मतलब यहाँ का प्रेशर ज़्यादा और यहाँ का प्रेशर कम है, और हम लोग 1 से लेकर 2 तक जा रहे हैं। इसका मतलब प्रेशर जो होगा ये डिक्रीज हो रहा है। सो प्रेशर इज डिक्रीजिंग, आर यू गेटिंग दिस, प्रेशर इज डिक्रीजिंग हियर, प्रेशर इज डिक्रीजिंग हियर। तो कुछ इस तरीके से आप लॉजिक का इस्तेमाल कर सकते हो। और एक क्वेश्चन समझ लीजिए, अगर प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ है और जो ग्राफ बताया गया है कुछ इस तरीके से, यहां पर ये m1 है और ये m2 है। हमें कंपेयर करना है मास को, यहाँ पर हमें कंपेयर करना है मास को। तो देखिए PV इज इक्वल टू nRT, तो वापस से हम लोग उसी इक्वेशन पे आ गए। लेकिन PV इज इक्वल टू n जो होगा, ये नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, इट इज मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोलर मास होता है, ठीक है। m1 m2 जो होगा यहाँ पर डिफरेंट मासेस ऑफ गैस कंसीडर करके चला है। तो देखिए m, इसको मैं कैपिटल M लिख देता हूँ मास ऑफ गैस के लिए, जो हम लोगों ने आज तक नोटेशन लिया है वही। तो मान लीजिए क्वेश्चन में अगर गैसेस दिया गया और गैसेस के मास दिए गए तो हम लोग उसको कैपिटल M के हिसाब से दिखा सकते हैं, और ये आगे यहाँ पर RT। तो मासेस के बारे में अगर बात करते हैं तो कैपिटल M कैन बी इक्वल टू, कैपिटल M कैन बी इक्वल टू, M के बारे में बात करते हैं, कैपिटल M कैन बी इक्वल टू PV m0 डिवाइडेड बाय RT आना चाहिए। तो जो मास ऑफ गैस होगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू P इंटू V होना चाहिए। ये एक लॉजिक बन गया, समझ लीजिए इसको, एक लॉजिक बन गया। आप चाहे तो लॉजिक अलग भी ले सकते हो। हमें मास ऑफ गैस बताना है यहाँ पर। देखिए जो गैसेस है, यहाँ पर एक चीज़ जो क्लियरली बतानी चाहिए थी वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि गैस जो होगा वो गैस सेम है।
अगर ऐसा बताया तो ही हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। गैस अगर सेम है मतलब मोलर मास जो होगा वो हमारा सेम होना चाहिए या फिर कांस्टेंट होना चाहिए दोनों गैस के लिए। लेकिन दोनों गैसेस का मासेस अलग अलग है। गैस का मास और देखिए मोलर मास अलग होता है। मोलर मास जो होगा वो आप उसके, जैसे ऑक्सीजन मैंने ले लिया तो ऑक्सीजन का मोलर मास फिक्स हो गया, हाइड्रोजन का मोलर मास फिक्स हो गया। तो मान लीजिए अगर मैंने ऑक्सीजन गैस ले लिया है तो ऑक्सीजन गैस को ही मैं कंसिडर करके चल रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर ये अलग अलग टेम्परेचर होने वाले हैं। तो टेम्परेचर यहाँ पर मैं T कंसिडर कर लेता हूँ, यहाँ पर भी T कंसिडर कर लेता हूँ। तो टेम्परेचर मैंने फिक्स करा लिया। लेकिन गैस का जो अमाउंट है, वो गैस का अमाउंट अलग अलग है। यहाँ पर मान लीजिए 1 किलोग्राम होगा या फिर 2 किलोग्राम होगा या फिर 2 किलोग्राम 1 किलोग्राम, जिस तरीके से हो उसी को हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पर देखिए मास ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर इनटू वॉल्यूम मिल रहा है। तो इसी का मतलब ये प्रेशर वॉल्यूम का मतलब क्या हो रहा है, ये एरिया पर डिपेंड होगा। प्रेशर वॉल्यूम का अगर एरिया निकाल दे तो ये PV आ जाएगा। तो ये क्लियरली P2 V2 ग्रेटर देन P1 V1 आना चाहिए, मतलब M2 ग्रेटर देन M1 आना चाहिए, M2 ग्रेटर देन M1 आना चाहिए। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है।